तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री में। जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 के अंदर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 एग्ज़ाम निकले थे केमिस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर से पहला एग्ज़ाम था जो टेक्निकल एजुकेशन से था और दूसरा था हमारा सिंपल कॉलेज एजुकेशन का। तो टेक्निकल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन दोनों का सिलेबस था वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, ऑलमोस्ट का बिल्कुल सेम है, पैटर्न सेम है, मोड ऑफ सिलेक्शन सेम है। तो जिसमें से टेक्निकल एजुकेशन का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है जो कि 12 मार्च 2021 को हुआ था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी पेपर की आंसर की को डिस्कस करेंगे, पेपर के साथ भाई किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके आंसर्स क्या है, जो कि आपके अप्रैल में होने वाले कॉलेज एजुकेशन के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा कि आपको पता लगेगा कि भाई इस टॉपिक से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कंपाउंड दे रखा है, उसके अंदर हमें लैम्डा मैक्स बतानी है इस कंपाउंड की। तो आपको पता है इसकी लैम्डा मैक्स कैसे निकलेगी, इसकी लैम्डा मैक्स निकलेगी वो वुडवर्ड रूल लगेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 286 आ जाएगा। आप वुडवर्ड रूल को अच्छे से पढ़ लेना कि भाई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, बेस पीक क्या होती है, कितने इसके अंदर रिंग रेजिड्यू है, एक्सटेंड बेस पीक इसकी साइज 214 होती है, रिंग रेजिड्यू अगर हम एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन देखें 30 उसका हो गया, तो 244 तो इसी के हो गए, फिर रिंग रेजिड्यू है तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बनता है 286। इसी तरीके से सेकंड पूछा गया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस हमारा पिरिडीन आएगा सबके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की कि भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है पिरिडीन के अंदर। तो पिरिडीन के अंदर क्या होता है भाई, अल्फा पोजीशन के अंदर होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देख लो सिंपल क्वेश्चन पूछ के डायरेक्ट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है। अगला है कि भाई इंडोल के ऊपर मर्क्यूरेशन करते हैं तो क्या बनेगा। जब इंडोल के ऊपर मर्क्यूरेशन करेंगे, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था ये, तो बनेगा 2,3 डाई एसिटॉक्सी मर्क्यूरिक इंडोल बनेगा। आप क्वेश्चन को अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन के तो बाद में अपलोड कर दिए जाएंगे, अभी के लिए जस्ट आंसर की, ताकि आप मैच कर सको जिसने एग्ज़ाम दिया है और जो तैयारी कर रहा है उसको पता चल जाए कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो हमें पूछा गया था कि भाई एंड प्रोडक्ट क्या होगा जब क्यूनोलिन का KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे। तो क्यूनोलिन का KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्यूलोनिनिक एसिड बनेगा, ठीक है, क्लियर। अगला है कि भाई NMR सिग्नल पूछे गए थे मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन क्या होता है, बेंजीन रिंग है, तीनों पोजीशन पर CH3 होता है, ठीक है। तो कितने सिग्नल आएंगे, एक CH3 का आ गया, एक H का आ गया, यानी कि 2 ही सिग्नल आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कि भाई जब नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन को इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन करते हैं इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है 1,4 डायएलिन बनता है। 1,4 डायएलिन, ये सिर्फ 12th की NCERT के क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि भाई एंथ्रासीन का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है। हमें पता है एंथ्रासीन में 3 रिंग होती है, तो वो 9-10 पोजीशन पर आके बीच वाली रिंग के 9-10 पोजीशन पर क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो एक ही ऑप्शन है 9-10 का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमसे पूछा गया है कि भाई सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस कौन सा है। हमें पता है कि OH तो हार्ड होता है, तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं। F भी हार्ड होता है, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। अमोनिया भी हार्ड होता है, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो आंसर क्या बचा, B बचा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसके अंदर पूछा गया थी हाईएस्ट एनर्जी। सबको पता है कि क्या होते हैं, इस तरीके से लेवल होते हैं, सिग्मा होता है, फिर क्या होता है पाई होता है, फिर N होता है, फिर पाई स्टार होता है, फिर सिग्मा स्टार होता है। तो हाईएस्ट लेवल क्या रहेगा, सिग्मा से सिग्मा स्टार रहेगा, ठीक है। इसके बाद फिर से देखो एसिड बेस के सिंपल क्वेश्चन पूछ रखे, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस पे फिर पूछा है इसने। हमें पता है ये तो सॉफ्ट बेस का पूछा है, OH तो होता ही नहीं है, तो आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो NO3 नेगेटिव वाला भी नहीं आएगा, अमोनिया वाला भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ B ऑप्शन बचा, यानी कि सेकंड ऑप्शन बचा। अब बात कर लेते हैं कि भाई जो अल्कली मेटल है उसका जो ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है लिक्विड अमोनिया में, किसकी वजह से तो होता है भाई, इलेक्ट्रॉन की वजह से। हमें पता है इलेक्ट्रॉन को सराउंड कर लेता है सॉलिड, उसकी वजह से उसका क्या आता है, ब्लू कलर आता है। तो सेकंड आएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर, कटायन का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का रोल होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि जो फोटोकेमिकल जो रिएक्शन होती है इनकी हाई क्वांटम यील्ड किसकी वजह से आती है? चेन रिएक्शन की वजह से आती है। किसकी वजह से? चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन कहाँ होती है? जहाँ फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो। तो आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। उसके बाद है कि भाई लुईस एसिड कौन सा नहीं है? लुईस एसिड क्या होता है? लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो ये तो लुईस एसिड है, ये भी है, ये भी है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये नहीं है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं 15th का, मोस्ट बेसिक। हमें पता है बेसिसिटी जो होता है, जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंक्शन होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज का फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब ये लेफ्ट टू राइट के दे रखे, सारे ग्रुप के दे रखे हैं, तो हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन कम देगा तो उसकी बेसिसिटी कम होगी। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन वाले की होती है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अब फॉस्फोरेसेंस क्या होता है? ट्रिपलेट से सिंगलेट की तरफ आते हैं तो फॉस्फोरेसेंस होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, माइकल मेंसन इक्वेशन है, उसका फाइनल एक्सप्रेशन हमें पता है क्या होता है? रेट इज इक्वल टू के टू ई नॉट एस के एम प्लस एस होता है। इसकी पूरी एक डिटेल डेरिवेशन है उसकी, देख सकते हो आप जाके किसी भी बुक में फिजिकल केमिस्ट्री की। आगे देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा सा डाउट्स है। किस तरीके से? क्योंकि उसने पूछा है कि भाई ई क्या है यहाँ पर। ई क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? तो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि भाई मॉलिक्यूल को, ठीक है, कि भाई मॉलिक्यूल को बैरियर को क्रॉस करने के लिए। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि एनर्जी तो यानी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। दूसरा, मान लो अगर हम पहले को सही करते हैं तो दूसरा भी सही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें लिखा है अबव विच और इसमें बिलो विच। तो पहले दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। टोटल एनर्जी भी नहीं होती है ये, तीसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास एक ही बचता है, फोर्थ ऑप्शन बचता है, जिसका आंसर क्या होगा? द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी ग्रेटर देन दी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भाई एग्जांपल ऑफ होमोजेनस कैटालिसिस। सारे के सारे होमोजेनस देख लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ है जिसमें क्योंकि ये तो सॉलिड आ गया तो होमोजेनस नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, कि मतलब होमोजेनस का मतलब सारे फेज सेम हो। तो फोर्थ ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें सारे के सारे फेज सेम हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। अब पूछा है कि भाई एनोड पर, हमें पता है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो भाई ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, तो पीछे बचा सेकंड एंड थर्ड। तो क्या आता है? सेकंड होता है, हमें पता 4 इलेक्ट्रॉन वाला होता है। ठीक है, अगली बात देखो, इसके अंदर क्या पूछ रखा है? रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे और रिड्यूसिंग पावर दे। रिड्यूसिंग पावर का मतलब दूसरों का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। सबसे कम किसका रिडक्शन पोटेंशियल है? बी का, -3 है ना। फिर किसका है? सी का। फिर किसका है? ए का। तो बी सी ए आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा, बी सी ए आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात करें तो इसने पूछा है कि भाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट दे रखी है। देखो NaCl की दे रखी है, KBr की और KCl की दे रखी है। हमसे पूछा NaBr की, तो NaCl किस में टूटेगा? Na प्लस Cl नेगेटिव में टूटेगा। KBr किस में टूटेगा? K प्लस Br नेगेटिव में टूटेगा। KCl किस में टूटेगा? K प्लस Cl नेगेटिव। हम क्या करें? NaCl और KBr की ऐड करके KCl की माइनस कर दें। ठीक है, तो क्या बच जाएगा? NaBr बच जाएगा, तो ये कितना आएगा? 128 आएगा आंसर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि भाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है हमें 1.1, तो पूछा है गिब्स फ्री एनर्जी कितनी होगी? तो डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी हमारा होता है -NF ई सेल होता है। ई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.1 दे रखी है। एफ कितना होता है? 96,500 होता है। एन की वैल्यू कितनी है? 2 है। कैलकुलेट कर लेना, आंसर क्या आएगा? 212.27 आएगा। 212.27 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर पूछा है कि भाई पीएच है, कंसंट्रेशन सेम दे रखी है। अब सोल्ट की पूछी है तो हमें पता है NaCl तो न्यूट्रल होता है, NaCl न्यूट्रल, तो बीच में अब NH4Cl है। NH4Cl क्या है? देखो, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है, तो मतलब ये क्या रहेगा? एसिडिक रहेगा। NaCN क्या है? NaCN क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सोल्ट है, तो ये क्या रहेगा? ये क्या रहेगा? बेसिक रहेगा। बेसिक रहेगा तो पीएच ज़्यादा है, तो आंसर क्या रहेगा? सेकंड ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की कि भाई अगर हम Mg2+ की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो अगर ये इलेक्ट्रोड है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो हमें पता है E = क्या होता है? E0 - RTYNF ln log Mg2+ से Mg बन रहा है, तो M
1/mg2+। अब देखो ये वाली कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाएंगे, ये वाली बढ़ाएंगे तो ln की वैल्यू कम होगी, ln की वैल्यू कम होगी तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो यानी कि ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो मतलब जो ई सेल है मेरा वो ओवरऑल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स से आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, सिंपल फॉर्मूला में मैथमेटिक्स लगा के कि भाई mg2+ की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या फ़र्क होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि हमसे पीके दे रखा है एसिटिक एसिड का और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का दे रखा है। हमें किसका दे रखा है, एसिटिक एसिड का दे रखा है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का दे रखा है। हमसे पूछा है कि अमोनियम एसीटेट। ये क्वेश्चन सिंपल से तरीके से हो सकता था, कैसे, क्योंकि देखो एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, ये क्या है, वीक बेस है। जब वीक एसिड और वीक बेस होता है तो उसका जो भी सॉल्ट बनेगा उसकी जो पीएच होगी वो न्यूट्रली तो बनता है, न्यूट्रल यानी कि 7.005। बाकी आप फॉर्मूला लगा सकते हो कि भाई 7, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आपको मिलेगा 7 माइनस हाफ pKa माइनस pKb। ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। केमिकल इक्विलिब्रियम में इसकी अलग से डेरिवेशन है, आप देख सकते हो। अदरवाइज आप सिंपल से तरीके से आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को, किस तरीके से कि भाई दोनों वीक एसिड है, दोनों का सॉल्ट क्या रहेगा, दोनों का सॉल्ट क्या रहेगा, मेरा न्यूट्रल रहेगा तो आंसर 7 के आसपास आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, बेस दे रखा था m/200 है, 2 OH है तो 2/200 तो उसकी वो हो गई कंसंट्रेशन OH की, यानी कि 1/100 OH की कंसंट्रेशन होगी, यानी OH के POH कितना आ जाएगा, मेरा 2 आ जाएगा, ऊपर 10 जाएगा, 10 की पावर 2 होगा, -2 यानी कि 2 हो जाएगा, तो pH कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि ये सिंपल सा 11th-12th के हैं। ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन बाद में आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर, मैजिक नंबर क्या होता है, सिंपल याद करने वाली चीज़ है कि मैजिक नंबर 8 होता है, 2, 8, 18, 2, 8, 20, 50, 82 ऐसे करके मैजिक नंबर होते हैं। ठीक है, आप रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते। फिर बाद में बेसिक बफर आपको पता है कि जब भी कोई पूछे कि बफर के अंदर बेसिक मतलब वीक कंपोनेंट बेस होना चाहिए, वीक बेस वाला एक ही ऑप्शन है आंसर। ठीक है, रस्ट का केमिकल फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से। ठीक है, ये होता है, ये ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद है कि भाई मेटल में क्रैक को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ करते हैं, तो कौन सा यूज़ करते हैं, कोबाल्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 भाई, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशो पर क्या फ़र्क पड़ता है, पॉजिट्रॉन डीके क्या होता है, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है तो भाई प्रोटॉन कम हो रहे हैं, न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये इंक्रीज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा कि हाफ लाइफ दे रखा है और कितना बच गया है वो दे रखा है 1/10, यानी कि हमें फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना है। तो के क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ होता है, यहाँ से के निकल जाएगा, और ए नोट को अगर आप ए नोट को 1 मान लेते हो तो ए क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर में वैल्यू पुट कर देना, आप आंसर निकालना, 12.7 आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। हमसे पूछा गया है कि भाई कौन सा आइसोटोप है जो थायराइड ग्लैंड के अंदर यूज होता है, तो वो आता है आयोडीन। ठीक है, उसके बाद है ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे ना उसके अंदर पूछा जाता है, कि बहुत एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। 4 सीरीज है इसकी रेडियो एक्टिविटी, चारों के एंड प्रोडक्ट कितने डीके होते हैं। आप कभी भी एग्जाम की प्रिपेयर करो तो इसको अच्छे से पढ़ के जाओ कि इसका भाई एंड प्रोडक्ट क्या होगा, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, Pb206 होगा। ठीक है, चारों के पूछे जाते हैं हर एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसके बाद है देखो, हाफ लाइफ दे रखा है, रेट कॉन्स्टेंट पूछा है, क्या होगा 0.693 अपॉन के, टी हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन के होता है, तो के क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, तो वह आंसर क्या आ जाएगा 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि भाई रेडियो आइसोटोप यूज टू डिटेक्ट द ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड सर्कुलेशन, तो कौन सा होता है, सोडियम वाला यूज होता है। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद है कि भाई ट्रीटियम का रेडियो एक्टिव डीके, अब ट्रीटियम क्या होता है 1s3 है, न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि बीटा पार्टिकल का डीके। ठीक है, उसके बाद है कि नेपच्यून सीरीज का स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, नेपच्यून सीरीज का स्टेबल प्रोडक्ट होता है बिस्मिथ होता है। आपको देखो 2 क्वेश्चन आ गए ना उस सीरीज से अभी तक। ठीक है, तो आपको ये सीरीज ढंग से पढ़ के जानी है नेक्स्ट वाले एग्जाम के लिए भी। उसके बाद है कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, कंसंट्रेशन दे रखा है, हमें पता है पाई = क्या होता है CRT होता है, कंसंट्रेशन पता है, आर की वैल्यू पता है, टी पता है हमें, तो आंसर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0.82 आ जाएगा, 0.821। आर की वैल्यू कितनी लेनी है, लीटर एटमॉस्फेयर वाली वैल्यू पुट करनी है, यानी कि 0.0821 पुट करनी है। ठीक है, अब इसके बाद है कि भाई लीस्ट सोल्यूबल
इन वाटर। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर लिस्ट सोल्यूबल का मतलब होता है जो मोलर मास के वो अब सारे के सारे नॉन पोलर है। नॉन पोलर है तो मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि मोलर मास कम होगा तो वो कम सोल्यूबल होगा। तो इसके अंदर देखो डाउट भी हो सकता है कि H2 या हीलियम में से कोई एक आंसर आएगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर हीलियम होना चाहिए क्योंकि इनकी ऑलमोस्ट बराबर सी सोल्यूबिलिटी होती है। आप एक बार कंफर्म चेक कर लेना इसका आंसर क्या निकल के आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई सॉल्वेंट है KF वैल्यू मैक्सिमम किसकी होगी। अब जो KF वैल्यू होती है वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिसका मोलर मास ज़्यादा उसका KF ज़्यादा। तो मोलर मास किसका ज़्यादा है, बेंजीन का ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि भाई रोल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन क्या कौन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन करेगा ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। नेगेटिव का मतलब कोई नई इंटरेक्शन बन जाना उसके अंदर आके, पहले इंटरेक्शन नहीं थी अब नई बन गई है। ये तो दोनों ही नॉन पोलर है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें पहले कार्बन डिसल्फाइड एसीटोन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इथेनॉल के अंदर पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, वो टूट जाएगी बाद में। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। 12th क्लास का सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या दे रखा है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कोफिशिएंट यानी कि KF दे रखा है हमें। ठीक है, और क्या दे रखा है, सुक्रोज का वेट दे रखा है और सोलवेंट का वेट दे रखा है। तो मोलर क्या हमें पता है कि क्या होता है, डेल्टा TF क्या होता है, फॉर्मूला लगाना है सिंपल, डेल्टा TF इजिकल टू KF इंटू M होता है। KF की वैल्यू पता है, M क्या होता है, M होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास भी 342 है, डिवाइड बाई वेट ऑफ सोलवेंट 1000 है, ग्राम में है तो क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, कैंसल, यानी कि मोलैलिटी 1 आ गई, यानी कि डेल्टा TF क्या आ गया, 1 आ गया मेरा, 1.86 आ गया। ठीक है, वही आ गया 1.86। और डेल्टा TF क्या होता है मेरा, TF नोट माइनस डिप्रेशन होता है ना, ये किसके बराबर है, 1.86 है। TF नोट 0 होता है, इसका मतलब TF किसके बराबर है, -1.86 के बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद सेम उसी लाइन पे क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर पे, पाई इजिकल टू CRT लगा देना है। T सेम है, R सेम है, तो कंसंट्रेशन निकाल के देख लो, पता चल जाएगा भी किसका ज़्यादा है। कंसंट्रेशन आप निकालोगे दोनों की सेम आएगी, तो यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का बराबर है। तो आंसर क्या आएगा, पाई A इजिकल टू पाई B आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल सॉल्यूशन के लिए भाई और रोल्ट लॉ फॉलो करता है, सही बात है। डेल्टा H मिक्सिंग 0 होती है, सही बात है। डेल्टा V मिक्सिंग 0 होती है, सही बात है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 47 नंबर क्वेश्चन की, कि भाई वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है। हमें पता है वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर होता है कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आई क्या होता है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि ऑब्जर्व मोलर मास के इन्वर्स होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, थ्योरेटिकल वाला ऊपर आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48। अब केबी भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलर मास के। भाई मोलर मास ज़्यादा तो केबी सबसे ज़्यादा, मोलर मास जिसका कम केबी उसका कम, यानी कि इथेनॉल आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 49, 4 ग्राम NaOH है, 100 ml वाटर है, नॉर्मेलिटी पूछी है, सिंपल से तरीके से निकाल दोगे, कितनी आएगी, N/10 आएगी फॉर्मूला लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भाई गिब्स हेल्मट इक्वेशन कौन सी होती है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस T डेल G बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। आप निकाल के देख सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू किसकी होती है, माइनस डेल्टा S की वैल्यू होती है ये। ठीक है, अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखो, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट हो सकता है। भाई एडियाबैटिक है तो Q 0 होगा। अब देखो डेल्टा V लेस देन 0 है, डेल्टा V लेस देन 0 है, यानी कि वर्क डन किसके बराबर हो गया, -PdV होता है, यानी कि वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और वर्क डन पॉजिटिव है तो डेल्टा U भी पॉजिटिव होगा। डेल्टा U पॉजिटिव है तो आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, इनकरेक्ट पूछा है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो सिंपल सा पूछ रखा है कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा है कार्बन का। कंबशन का मतलब क्या होता है, 1 मोल को जलाना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ठीक है, फिर किसकी दे रखी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की दे रखी है, C प्लस हाफ O2 क्या बनेगा, CO2 बनेगा। पूछा क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की पूछी है, तो क्या करेंगे हम,
कार्बन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, 1 मोल बनाना, यानी कि हाफ O2 से क्या बनेगा, इधर लिख देता हूँ, क्या बनेगा C प्लस हाफ O2, यानी ये इस रिएक्शन के लिए हमसे पूछिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसका साइन चेंज कर देंगे दूसरे वाले का, तो आंसर क्या आएगा -393.5 माइनस 283, तो आंसर आपका निकल के आएगा -110.5 आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो सिंपल से, तीनों के लिए रिएक्शन लिखोगे, जो रिक्वायर्ड है उसको रीअरेंज करना है, उन दोनों को करके निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 हमसे पूछा गया है स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन। हमें पता है स्पॉन्टेनिटी का डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सिस्टम प्लस सराउंडिंग टोटल। ठीक है, अगला कि भाई डेल्टा एच और डेल्टा ई में क्या रिलेशन है, यानी कि डेल्टा यू में। हमें पता है डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आर टी होता है। तो डेल एन जी क्या होता है, डेल एन जी होता है कि भाई प्रोडक्ट माइनस रिप्रोडक्ट में कितने गैसेज हैं, 10 है, रिएक्टेंट में कितने हैं, 12। तो डेल्टा एन क्या है, -2 है, -2 है, तो यानी कि डेल्टा एच क्या आ जाएगा, डेल्टा यू माइनस 2RT। अब यू में से कुछ माइनस करने पर डेल्टा एच आ रहा है, तो यानी कि ई इज ग्रेटर देन एच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 मैक्सवेल रिलेशन है, कैसे करेंगे, डेल टी वाई डेल वी एट एस पूछा है, डेल टी वाई डेल वी। ठीक है, डेल टी वाई डेल वी पूछा है, तो क्या आएगा, ऊपर वाला है माइनस का है आएगा ये। ठीक है, तो ये क्या आएगा, फिर इसके बराबर में क्या है, डेल पी वाई डेल एस है, तो इसके बराबर में यही है, पी का क्या आएगा, वी। तो यानी कि एक ही ऑप्शन था डेल पी वाई डेल एस वाला, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल से तरीके से। क्वेश्चन नंबर 57 हमें पता है स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो एडिटिव होती है, तो वॉल्यूम अकेली है जो एडिटिव है। क्वेश्चन नंबर 59 भाई क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंस होता है उसकी एंट्रोपी ऑल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की सेम होती है, कौन सा लॉ है ये, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है कि भाई क्यूरियम प्लस होता है उसके कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन F6D1 होती है। ठीक है, तो F ब्लॉक आपको ढंग से याद करना है। उसके बाद हमें पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये आप आराम से लगा सकते हो, तीनों एक ही पीरियड के हैं, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, जो लेफ्ट में पड़ता होगा। फिर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में हमें पता है कि क्या होते हैं, मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है क्योंकि वो S2 होता है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद साइज हमें पता है इनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, जिरकोनियम और हाफनियम का लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है, इसकी वजह से सिमिलर होता है कॉन्ट्रैक्शन के कारण, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद भाई आयनिक रेडियाई के बारे में पूछा है कि भाई सबसे कम आयनिक रेडियाई किसकी होगी, जो सबसे लेफ्ट में पड़ता होगा, तो वाई वी सबसे लेफ्ट में पड़ता है, कोई एक्सेप्शन नहीं होता है आयनिक रेडियाई के अंदर। ठीक है, उसके बाद भाई पूछा है कि भाई करेक्ट ऑर्डर पूछा है मेटालिक करेक्टर का। हमें पता है कि मेटालिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होते हैं, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो प्रीडिक्ट टेबल में पोजीशन के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हमसे पूछा है कि भाई सेकंड, थर्ड और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बचेगा, ऑप्शन नंबर 3 बचेगा, आप प्रीडिक्ट टेबल से चेक कर सकते हो। अब जो 117 है किस में आएगा, हेलोजन फैमिली में आएगा, इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, 57 कौन होता है, लेंथेनम होता है, किसका होता है, डी ब्लॉक का होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 68 पूछा है, क्या पूछा है भाई, करेक्टली मैच्ड सिर्फ और सिर्फ O3 मैच करता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 तो बाकी सारे गलत है। उसके बाद है BRF5 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, शेप क्या आ जाएगी इसकी, स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि जो हमने सिंपल इतना सा पढ़ लेते हैं NCERT में कि भाई जो ऑक्सीजन की वो अपने सल्फर से कम होती है इलेक्ट्रॉन, पर ऑक्सीजन की जो होती है वो सबसे नीचे चली जाती है अपने ग्रुप के अंदर। जैसे क्या ग्रुप होता है, उससे टेपो ऐसे याद रखते हैं ना, तो इसकी तो पोलिनोमियल के आसपास आ जाती है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइज छोटा होने के कारण बहुत कम होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ये सल्फर, सेलेनियम और ऑक्सीजन, ये वाला इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी है। भाई इलेक्ट्रॉन सेम है तो जिसका
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यही है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो। फिर उसके बाद भाई बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर देखो O2 का क्या होता है, 2 होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एंटी बॉन्डिंग से निकलेगा, तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो एंटी बॉन्डिंग में डलेगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। N3 क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ, हमें पता है परसेंटेज ऑफ करैक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, यानी कि sp की, sp2 फिर sp3। उसके बाद भाई 2.5 बॉन्ड ऑर्डर किसका होता है, भाई इलेक्ट्रॉन देख लो, जिसके इलेक्ट्रॉन सेम होंगे बॉन्ड ऑर्डर उसका सेम होगा, तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो भाई, ओड के अंदर सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है इसके अंदर, O2, जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण भी उसमें पैरामैग्नेटिक करैक्टर होते हैं। बट आप देखोगे, आप MO बना के देखो या फिर सिंपल ऐसे ट्रिक से याद रख लेते तो NO आएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोलिबिलिटी ऑफ सिल्वर हैलाइड की वाटर के अंदर, फजांस रूल के अकॉर्डिंग दे सकते हैं आंसर, क्या आएगा, सेकेंड ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 78 + 8 हमें पता है रुथेनियम और ऑस्मियम ही शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम हो, NiCN4 और NiCl4, इसकी स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, इसकी पैरामैग्नेटिक करैक्टर, सब कुछ इसके बारे में पता होना चाहिए, सबका फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो आंसर क्या आएगा, NiCN4 आएगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन पूछिए, आप कैलकुलेट करोगे हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 81, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में नहीं होती है, H3O पॉजिटिव में नहीं होती है, क्योंकि तीनों के तीनों बॉन्ड पोलर हो जाते हैं, इसकी वजह से इसमें नहीं होती है, ठीक है। बाकी सब हाइड्रोजन बॉन्ड होगा सबके अंदर। फिर उसके बाद है भाई 26 यानी कि D6 यानी कि 4 अनपेड यानी कि √24 यानी कि 4.90, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो भाई टेट्रामीन प्लेटिनम और हेक्सासाइनोफेरेट अपर ऑक्सीडेशन स्टेट से मैच करोगे तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसका आंसर। अगला है भाई हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हमें पता है सिर्फ यही हाई स्पिन है। उसके बाद है कि भाई कौन से शो करेगा ये वाला आइसोमेरिज्म, भाई सिस ट्रांस तो करेगा, तो ज्योमेट्रिकल भी कर रहा है। अब जो इसकी सिस फॉर्म होगी वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होगी, तो यानी कि दोनों शो करेगा। रेगुलर ऑक्टाहेड्रल का मतलब है जिसमें क्या हो, JTD ना हो। JTD किस में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में नहीं है, D5 में। फिर उसके बाद है कि भाई इनमें से कौन सा है जो कि कलरलेस होगा, D10 वाले कलरलेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो भाई जो नैनो फॉर्म होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जितने नैनो फॉर्म हो गए उसका मेल्टिंग पॉइंट एकदम से शार्पली डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। ढंग से पढ़ लेना है इस नैनो पार्टिकल को, ठीक है। आयुपैक नेम पूछा है भाई, टेट्रामीन, एक्वा, ब्रोमो, कोबाल्ट, यही आएगा, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लगाते हैं इसको। उसके बाद भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, D4 है तो 4 होंगे, D6 है तो 4 होंगे, D7 है तो कितने होंगे, 3 होंगे, D9 है तो 1 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बात कर लेते हैं नैनो पार्टिकल का साइज 1 से 100 के बीच में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 भाई रेशियो ऑफ डिसाइड द एफिशिएंसी, सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम से एफिशिएंसी डिसाइड करते हैं। भाई कटिंग टूल के लिए किसको यूज़ करते हैं, टंगस्टन कार्बाइड के नैनो पार्टिकल को यूज़ करते हैं। डॉफ फुलरिन क्या होता है, फुलरिन का रिलेशन सुपर कंडक्टिविटी से होता है, इसलिए सुपर कंडक्टर बन जाता है। 2D शीट कौन होती है, तो ग्राफीन होती है। कार्बन नैनोट्यूब 1D होती है, ग्राफीन क्या होती है, 2D होती है, ठीक है। कार्बन नैनोट्यूब में देखो ये क्वेश्चन डाउटफुल रहेगा क्योंकि दोनों हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 + sp3 होता है, दोनों हाइब्रिडाइजेशन मिलती है इसके अंदर, तो इसका बेस्ट आंसर तो sp2 रहेगा। अदरवाइज दोनों भी आप क्लेम भी कर सकते हो अगर आंसर की आती है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन नंबर की बात है भाई, सेकेंडरी प्रिकर्सर पूछा है तो सेकेंडरी प्रिकर्सर PAN होता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि फोटोकेमिकली जो स्मोक होता है किसमें नहीं होता, CFC नहीं होती है उसके अंदर, बाकी सारे होते हैं, एक्रोलिन और ओजोन ये सारे होते हैं। पेन तो हमने ऊपर वाले में आंसर ही कर दिया है, ठीक है। जिरकोनिया क्या है, सिरामिक होता है जिरकोनिया एक, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रीन सॉल्वेंट कौन से हैं, ग्रीन सॉल्वेंट हमारा क्या आएगा, लिक्विड अमोनिया नहीं है, बाकी सारे ग्रीन सॉल्वेंट है। हमें पता है अमोनिया वैसे ही खतरनाक होती है हमारे लिए, तो ग्रीन सॉल्वेंट के अंदर लिक्विड अमोनिया नहीं आएगा, ठीक है। कौन सी टेक्निक है मोर्फोलॉजी के लिए, भाई सीधी सी बात है AFM टैम तो हम स्लैब में करते हैं, ऐसे ही STM हो गया, तो ऑल ऑफ दी जाएगा इसका आंसर।
उसके बाद है कि भाई ओजोन लेयर डिप्लेशन का कारण, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओजोन लेयर डिप्लेशन कि भाई ग्लोबल वार्मिंग ओनली रीज़न नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो और भी रीज़न बहुत सारे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सॉरी। अब बात है कि भाई हीमोग्लोबिन के साथ कौन बाइंड कर सकता है ऑक्सीजन को डिस्प्ले, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। हमने बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जो अंगीठी होती है वो रूम के अंदर नहीं रखनी चाहिए क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत स्ट्रांगली बाइंड करती है हीमोग्लोबिन से, जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद है कि भाई ड्रिंकिंग वाटर में कैडमियम की कंसनट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 0.005 होनी चाहिए। ठीक है, BOD लेवल ऑफ क्लीन वाटर लेस देन 5 ppm होता है। ठीक है, अब बात है नाइट्रेट की एक्सेस से कौन सी डिजीज होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम ऐसा नाम होता है। उसका दूसरा नाम क्या है, ये मैथेमेलोगोविनिया। ठीक है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107, आयुपैक नेम ऑफ वेनिलिन। देखो अब आपको यहाँ पर वो रट्टा चेक करेगा कि भाई कौन कितना याद रख सकता है। वेनिलिन का आयुपैक नेम क्या होता है, वेनिलिन का आयुपैक नेम होता है 4-हाइड्रोक्सी-3-मिथॉक्सी-बेंजल्डिहाइड। इसके बाद है भाई ताजमहल की दीवारें क्यों ख़राब हो रही है, एसिड रेन की वजह से ख़राब हो रही है, हम बचपन में पढ़ते हैं इन क्वेश्चंस को। उसके बाद है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, CO नहीं है, बाकी सारी ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद है कि भाई ड्राई क्लीनिंग कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए किसको यूज़ किया जाता है, भाई लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1111 की बात करें तो इसका आयुपैक नेम बोलोगे तो यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4, इसका नाम क्या आ जाएगा, 4 ऑक्सो सॉरी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसका 4 ऑक्सो पेंटानोइक एसिड। अब इसका देखो स्पायरो कंपाउंड है, स्पायरो कंपाउंड की नेमिंग कहाँ से करते हैं, स्पायरो SS यानी कि स्मॉल रिंग से स्टार्ट होके बड़ी रिंग की तरफ जाना है। तो स्मॉल रिंग कौन सी है, देखो 1 इसको मिल जाएगा, 2 इसको, 3 रिंग जहाँ से जॉइन है, 4 इसको, 5 इसको, 6 इसको, 7 इसको, तो यानी कि 4 6 वाला आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ठीक है, इसके बाद है कि भाई पिरिमिडिन का आयुपैक नेम क्या होता है, 1,3 डायाजीन होता है। ठीक है, उसके बाद है कि फिर से स्पायरो का नाम पूछ लिया, स्मॉल रिंग से इसकी तरफ जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुँचे, क्वेश्चन नंबर 115 बाईसाइक्लो कंपाउंड है। देखो 2 इधर है, 2 इधर कार्बन है रिंग में, 1 ऊपर है, 2 2 1 एक ही ऑप्शन है। ठीक है, बाकी आप बाईसाइक्लो बड़ी रिंग से स्टार्ट करनी है नेमिंग। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद है अगला RS नोमेनक्लेचर देना है। देखो इसके अंदर 1 इसको मिल जाएगा, 2 नीचे मिल जाएगा, 3 इसको मिल जाएगा, तो 1 2 3 ये क्या है मेरा एंटी क्लॉकवाइज S, 4th किस पे है, हॉरिजॉन्टल पे है, तो किस में चेंज हो जाएगा, R। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो 1 इधर मिल गया, 2 इधर मिल गया, 3 इधर, चौथा इधर, 1 2 3 ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज S, 4 तो वर्टिकल पर, ये तो ये ऐसे ही रहेगा, RS आएगा, RS वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आयुपैक नेम सिंपल से आप देख सकते हो, आयुपैक नेम लिख सकते हैं। इसका आयुपैक नेम क्या आएगा, 5-इथाइल 4-कीटोएक्टेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 118 बाईसाइक्लो कंपाउंड। देखो 4 कार्बन है इधर, 1 2 3 4, इधर 1 है, 4 1 बीच में 0 है, तो 4 1 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगले का आयुपैक नेम के कितने क्वेश्चन पूछेंगे और सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन, ताकि आपको क्वेश्चन भी दिखे और ऑप्शन भी दिखे साथ साथ। ऑप्शन नंबर 4 आएगा, आप नंबरिंग करोगे सिंपल से तरीके से। ठीक है, इसके बाद मैक्सिमम रिंग स्ट्रेन किस में होती है भाई, 3 मेंबर की रिंग में सबसे ज़्यादा रिंग स्ट्रेन होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 121 की बात कर लेते हैं। वही सेम RS दोगे इसके अंदर, अगर इसके अंदर RS उसी तरीके से RS दोगे तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अगला है भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन शो करेगा, तो सिस ट्रांस बनने चाहिए। सिस ट्रांस सिर्फ इसी के अंदर बन सकते हैं, बाकी में नहीं बन सकते। भाई अकायरल कार्बन पूछा है तो 1 क्लोरो अकायरल, मतलब जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट ना, सिर्फ 1 क्लोरोपेंटेन होगा अकायरल, बाकी सारे कायरल बनेंगे। ठीक है, अब देखो मीजो टार्ट्रिक एसिड है और डी टार्ट्रिक एसिड है, तो मीजो है एक टाइप का एंशोमर है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के डायस्टीरियोमर होंगे। क्वेश्चन नंबर 125 भाई C6H14 बना के देख लेना, 5 आंसर आएगा, गलती मत करना, ध्यान से बनाना। ठीक है, अब इसके C3H9N के भी बना के देखोगे तो 2 2 1 आएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बना के देख लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ठीक है। इसके बाद एन ब्यूटेन की सबसे स्टेबल कौन सी होती है? एंटी होती है, सबको पता है एंटी या फुली स्टैगर्ड। फिर से इसका एस कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, आप पूरा क्वेश्चन ढंग से देख ले, ये क्वेश्चन पूरा दिख रहा है आपको। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो एस कॉन्फ़िगरेशन है, आप आईयूपैक नोमेनक्लेचर दे सकते हो इसका। ठीक है, तो एस कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी ये सारे क्या है? आर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 129 की बात कर लेते हैं। भाई ई पूछा है, ई यानी कि ट्रांस किस में है? सिर्फ और सिर्फ 3rd ऑप्शन में ट्रांस है। आप EZ नोमेनक्लेचर दोगे इसकी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, 130 की बात, एल्डोल, जिसके पास अल्फा एच नहीं है वो एल्डोल नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। भाई मोस्ट एसिडिक पूछा है, मोस्ट देखो जो है बेंजोइक एसिड तो सब में सेम है। अब ग्रुप से देख लेते हैं, इसका क्या होता है? प्लस एम होता है तो डिस्टेबलाइज करेगा। इसका 0 होता है, इसका प्लस आई होता है, ये भी डिस्टेबलाइज करेगा। इसका माइनस एम होता है, ये तो स्टेबलाइज करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 हमसे पूछा लीस्ट एसिडिक कंपाउंड विद न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाना है। भाई क्या दे रखा है? एल्डिहाइड और कार्बोनिल दे रखे हैं। हमें पता है एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है कार्बोनिल से, तो आंसर क्या आएगा? कार्बोनिल में से आएगा। ये तो हो नहीं सकता मिथेनॉल, तो मिथेनल है, ये ध्यान से पढ़ लेना, मिथेनॉल नहीं है। ये क्वेश्चन पढ़ते वक्त भी गलती हो सकती है। तो इसका आंसर आएगा 3 पेंटेनॉन आएगा, क्योंकि बाकी सारे में स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे ना, अब तीनों के तीनों कार्बोनिल, तो स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे आंसर करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद है भाई सिंगलेट कार्बन क्या होते हैं? दोनों एक ही ऑर्बिटल में है तो sp2 होती है। ठीक है, पायरोलिसिस ऑफ एल्केन में कौन सा मैकेनिज्म होता है? भाई पायरोलिसिस फ्री रेडिकल से जाती है। ठीक है, अब है क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद ये भाई पहले बेंजाइन बनेगी, वो क्या होगा? फिर NH3 का एडिशन एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 136 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 देखो, हॉफमैन कर्टियस स्किमिडिक रिएक्शन है। क्या होता है? नाइट्रीन बनता है इसके अंदर, क्योंकि सब में अमीन होता है ना, तो इसलिए नाइट्रीन बनेगा। ठीक है, इंटरमीडिएट। अब देखो फ्री रेडिकल है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है, तो हमें पता है सिंपल जो हमारा ऑर्डर होता है वो लेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। डायरेक्ट रेजोनेंस, फिर टर्सरी एल्काइल वाला आएगा, फिर सेकेंडरी एल्काइल वाला आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, तो इसके चारों ऑप्शन मुझे थोड़े अलग से लग रहे थे। 3rd ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, आप ढंग से देख लेना, या कोई मेरी मिस्टेक हो सकती है, पर आंसर इसका 3rd ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि भाई ये कौन सी रिएक्शन है? फ्राइज रीअरेंजमेंट होती है, ये रीअरेंजमेंट ही हो रही है। उसके बाद है कि हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी CH3 बेस भी ज़्यादा होता है और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा होती है इसकी। ठीक है, उसके बाद ये कौन सी है? बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है ये। उसके बाद वैगनर मीर में क्या कार्बोकेटाइन बनता है, यानी कि कार्बोनियम आयन आएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143 हमें पता है रिफॉर्म टक्सी में क्या होता है? इसमें बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है। नाम से आपको देखो जितनी भी नेम रिएक्शन आपके सिलेबस में मेंशन है सबके इंटरमीडिएट याद करके चले जाना, क्योंकि आंसर डायरेक्ट वही आए, क्वेश्चन वही आए हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे भाई स्टेरिकली हिंडर्ड। इसके क्वेश्चन में भी थोड़ा डाउट है, इसका आंसर मेरे को लग रहा है फर्स्ट होगा, क्योंकि बाकी में किसी में अमीन बनती नहीं है। ठीक है, उसके बाद है कैनिजारो रिएक्शन सिर्फ ये तो हमने इसकी तो बहुत एग्जांपल पढ़े हैं, फिनाइल वाल बेंजल्डिहाइड के कैनिजारो तो। ठीक है भाई, बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या बनता है? भाई बेंजोइन, ये क्वेश्चन भी थोड़ा डाउटफुल है। इसके अंदर कार्बन अनायन बनता है, मतलब जैसे CN के ऊपर CO का कुछ निकलता है, इसका कार्बोनियल ग्रुप निकलता है कुछ, तो इसका आंसर कार्बन अनायन होगा या फ्री रेडिकल, दोनों में से एक होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? कार्बन अनायन हो सकता है। ठीक है, ज़्यादातर इसका आंसर कार्बन आयन होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं 147 की। अगर हम 147 की बात करें तो भाई जो मेरा हेट्रोसाइक्लिक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी किस में होती है? किनोलिन में होती है। ठीक है, उसके बाद है बेंजोइन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है बेंजोइन कंडेंसेशन पे बहुत क्वेश्चन पूछ लिए इसने। तो इसके बाद है परकिन कंडेंसेशन का एंड प्रोडक्ट। तो आपको जितनी भी नेम रिएक्शन है उसका स्टार्टिंग प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट, उसकी क्या कंडीशन है, उसका इंटरमीडिएट क्या बनता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एंड प्रोडक्ट इसका रहेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। लास्ट क्वेश्चन है कि भाई पिनाकोलोन में क्या होता है? कार्बोकेटाइन बनता है, यानी कि कार्बोनियम आयन। क्या बनेगा? कार्बोनियम आयन। इस तरीके से हमने जो हमारा केमिस्ट्री 1 का पूरा पेपर है उसकी आंसर की को डिस्कस कर लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और बता सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आपने गलत बताया है। 99% सभी के आंसर करेक्ट हैं। अगर कोई भी लगता है आपको तो आप बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।